डिलीवरी के पश्चात लेडीज को कई बार जो डिलीवरी वाला एरिया है जहाँ पे हमने स्टिचेस किया है, डिलीवरी का जो पाथ है, जो बर्थ कनाल है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि कई बार सूजन या पस या मवाद डिस्चार्ज के रूप में प्रेजेंट करता है। अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस हुआ तो कई बार गर्भाशय को भी इन्फेक्ट करता है। गर्भाशय के आसपास वाले जो टिश्यूज हैं उनमें इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसे हम एंडोमेट्राइटिस या पैरामेट्राइटिस बोलते हैं। अगर इसे इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया गया और इन्फेक्शन फैला तो कई बार पेट के अंदर जो पेरिटोनाइटिस जिसे हम कहते हैं, पेरिटोनाइटिस या सेप्सिस का रूप भी ले सकता है। महिलाओं का जो बर्थ कनाल होता है वो एक तरह का पाथ है जो महिला के शरीर के अंदर, पेट के अंदर से बाहर को कनेक्ट करता है। तो अगर किसी महिला को बाहर से भी इन्फेक्शन होता है, चूंकि वो चैनल ओपन है, तो कई बार बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं वो उस कनाल के थ्रू पेट के अंदर भी फैल सकते हैं। तो सबसे कॉमन साइट होता है पेट का निचला हिस्सा, जिसे हम पेड़ू कहते हैं, वहां पर इन्फेक्शन होना। और अगर ये ज्यादा सीवियर हुआ तो पूरे पेट में या ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में भी फैल सकता है। अगर हम कारण की बात करें तो ज्यादातर प्रसव के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। वेजाइना जो हमारा है, वेजाइना के आसपास कई नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। अगर किसी हाई रिस्क कंडीशन की वजह से मान लिया जाए कि महिला को खून की कमी है, अनीमिया है, या काफी मोटापा है, या काफी रक्तस्राव हो गया है, या हाइजीन सही से नहीं है, या प्रोलॉन्ग लेबर में, काफी समय तक लेबर में थी, या काफी समय से वाटर ब्रेक किया है और डिलीवरी नहीं हुई है, तो ये सब कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होते हैं जिसमें ये जो बैक्टीरिया हमारे स्किन में है ये काफी ग्रो करते हैं, कोलोनाइज करते हैं और आगे जाके अंदर के टिश्यूज को भी इन्फेक्ट करते हैं। इनके द्वारा ही ये पोस्टमार्टम इन्फेक्शन या संक्रमण जो हम कहते हैं, इसी वजह से होता है। अगर लक्षण के बारे में हम बात करें तो कई बार फर्स्ट 3 डेज में महिलाएं जो हैं हमारे पास आती हैं ये बोलकर कि मैडम फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर है और स्तन भारी या टाइट हो चुका है, बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जब दूध उतरता है और अच्छे से माँ फीड नहीं करा पा रही है किसी भी कारण फर्स्ट 3 डेज में, क्योंकि उन्हें हैबिट नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं है फीडिंग कराना, तो कई बार पेशेंट्स बुखार लेकर के आते हैं। ये इन्फेक्शन का कारण नहीं है, लेकिन इसके अलावा और अगर कोई भी कारण हो, जैसे जो हमने स्टिचेस की है डिलीवरी के समय, उसमें सूजन है या ब्लीडिंग ज्यादा है या वहां से मवाद आ रहा है या दुर्गंध युक्त स्राव आ रहा है वो, या फिर बुखार कपकपी के साथ, ठंडा लगना, भूख नहीं लगना, धड़कन तेज फील होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं जो कि हमें पोस्टमार्टम या प्यूपेरल सेप्सिस या प्यूपेरल संक्रमण की तरफ संकेत करते हैं। इन सिम्टम्स को पिक करके हम आगे जांच करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि मदर को सही में कोई इन्फेक्शन है या एक नॉर्मल फीवर है। तो सबसे कॉमन तो ये जरूर रहेगा कि पेशेंट बुखार लेकर के आएंगे और उसके बाद हम ढूंढते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से इन्फेक्शन हुआ होगा जिस वजह से पेशेंट को बुखार हुआ है। माँ से बच्चे को इन्फेक्शन जाने के 2-3 सोर्सेस होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर माँ इन्फेक्टेड है, जैसे कि HIV या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो कि ब्लड के थ्रू फैलता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी बच्चे को इन्फेक्शन होने का काफी चांसेस रहता है। सेकेंडली, जब ये माँ प्रसव के दौरान जो हम स्टिचेस देते हैं या वाटर ब्रेक करता है, तो उस समय इन्फेक्शन का चांसेस बहुत हाईएस्ट रहता है कि माँ से बच्चे को भी इन्फेक्शन जाए। थर्ड ये कि माँ जब फीड कराती है तो दूध के द्वारा भी कुछ इन्फेक्शन माँ से बच्चे तक जा सकता है। इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट होना, चूंकि माँ ही बच्चे को थ्रू आउट हैंडल कर रही है, 24 घंटा माँ बच्चे के साथ है, कई बार क्लोज कॉन्टैक्ट से भी बच्चा इन्फेक्शन ले लेता है माँ से। तो स्वाभाविक है, माँ को तो बच्चे का केयर करना ही है, लेकिन इन मदर्स को जिनको हम 9 महीने देखते हैं, इन्हें हम लोग पहले से ट्रेन करके रखते हैं कि आपके बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत होगी। एक साधारण मदर जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको कैसे केयर करना है अपने बेबी का, प्लस आप अगर आप में कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है जैसे HIV हो या हेपेटाइटिस बी हो, तो आप अपने बच्चे को कैसे नर्स करेंगे, उनके स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, उनका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। तो ये चीज हम लोग मदर को पहले से काउंसिल करके रखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं, हाइजीन का ध्यान कैसे रखें, गंदे हाथ से बच्चे को ना छुएं, बच्चा को कैसे साफ रखें, ये सब भी इम्पोर्टेंट है ताकि मदर से बच्चे में इन्फेक्शन ना जाए।
नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई बार हमें कुछ स्टिचेस देने पड़ते हैं बर्थ कनाल में, क्योंकि बेबी को डिलीवर कराने के लिए, बेबी को बिना किसी कष्ट के डिलीवर कराने के लिए हमें कई बर्थ कनाल को वाइड करने के लिए कुछ स्टिचेस देना पड़ता है। अब लोकेशन ऐसा है कि स्टूल से या यूरिन से कंटामिनेशन होने का काफी चांसेस रहता है, तो वो एक एरिया है जिसका अगर आप अच्छी तरीके से हाइजीन या साफ सफाई मेंटेन नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही हाई रहता है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। वो उस जगह पे स्टिचेस पड़े हैं इस वजह से। तो ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि मदर को पहले से ट्रेन किया जाए कि आप कैसे साफ सफाई मेंटेन करेंगी, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से सफाई करेंगी, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स वहां लगाएंगी, कुछ अलग, कुछ नॉर्मल से हट के अगर आपको कुछ महसूस हुआ तो तुरंत हमें कैसे आप इन्फॉर्म करेंगी कि सूजन महसूस हो रहा है या एक्सेसिव पेन है या ब्लू है या वहां से कुछ डिस्चार्ज या पस डिस्चार्ज जैसा आ रहा है, तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना है। नहाना जरूरी है, एवरीडे नहाएंगे और साथ में उस एरिया को अलग से भी साफ करेंगे। शौच के बाद हर बार गर्म पानी से या आइस पैक से सेक करके उसको साफ करना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है, ऑइंटमेंट्स लगाना है, उस एरिया को क्लीन करके रखना है। प्रसव अगर नॉर्मल है या इवन सिजेरियन सेक्शन में भी स्नान करना बहुत ही जरूरी है। रोज स्नान करें, मौसम के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठंड के मौसम में अगर हम आपको एवरीडे स्नान ना भी करने बोले तो भी हम ये बोलेंगे कि जिस जगह पे हमने स्टिचेस दिया है, चाहे वो पेट हो या बर्थ कनाल की जगह पर हो, उस एरिया को एवरीडे पानी से, साबुन से साफ करना है और साथ में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, चाहे वो बीटाडीन हो जाए या सैवलॉन हो जाए, उससे क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहाते हैं और आप जो ऑर्डिनरी सोप भी लगाते हैं, जो आप नॉर्मल नहाने के समय अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी में यूज करते हैं, वो भी सफिशिएंट है उस एरिया को क्लीन करने के लिए। हाइजीन की कमी की वजह से इन्फेक्शन होता है, ना कि हाइजीन मेंटेन करने की वजह से। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि हम डेली स्नान करें अगर संभव हो तो। मौसम पे डिपेंड करेगा कि अगर आप डेली स्नान नहीं कर रही हैं, और अगर स्नान नहीं भी कर रही है तो भी उस एरिया को एवरीडे या दिन में 2 बार साफ करना निहायत ही जरूरी है। आजकल तो मार्केट में कई तरह के वॉशेस भी मिलते हैं जो प्राइवेट एरियाज पे यूज कर सकते हैं। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव इतने वॉशेस इतने उनका यूज करें। किसी भी साबुन से दिन में 2 बार साफ करना जरूरी है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसे दोबारा कॉटन से या गर्म पानी में लेकर के उसे वाइप करें और कोई भी एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट स्टिचेस के ऊपर जरूर लगाएं। हर बार शौच के बाद तो ये निहायत ही जरूरी है कि आप अच्छे से क्लीन करें। जो सैनिटरी नैपकिन हमारी माएँ यूज करती हैं, वो उसे भी नियमित समय पर चेंज करना जरूरी है, भले ही वो गंदा हो ना हो, क्योंकि एक पुराना पैड यूज करना भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो ब्लीडिंग ज्यादा हो या कम हो, समय समय पर पैड चेंज करना प्लस स्टिचेस वाले एरिया को प्रॉपर्ली दिन में 2 बार क्लीन करना जरूरी है। यूजुअली खाने पीने से स्टिच के पकने को कोई रिलेशन नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर मदर डायबिटिक है, जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, तो उनको ज्यादा चांसेस होता है कहीं भी कोई भी स्टिच या कोई भी इन्फेक्शन हो वो थोड़ा सीवियर रूप ले लेता है। तो अगर आपका शुगर हाई रहता है, तो मदर डायबिटिक है जो आप पहले से जानते हो, तो आप डेफिनेटली मीठी चीजें अवॉइड करेंगे। हर वो चीज जो एक डायबिटिक पर्सन अवॉइड करता है, चावल हो, आलू हो, मिठाई हो, ऑयली या फ्राइड फूड हो। इसके अलावा यह जानना जरूरी है कि मदर जो खा रही है, मदर अपने लिए प्लस बेबी के लिए भी खा रही है। तो अगर वो 1 खाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे 1.5 खाना है डिलीवरी के बाद, क्योंकि उसके खाने पर ही डिपेंड करता है किस क्वालिटी का दूध होगा और बच्चे को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि मदर एक न्यूट्रिशियस फूड ले जिसमें सही अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन मौजूद रहें। प्रोटीन दूध बनाने में भी बहुत हेल्प करता है और दूध के क्वालिटी को भी अच्छा रखता है, जिसकी वजह से बेबी में न्यूट्रिशन सही मात्रा में और सही तरीके से पहुंचेगा, प्लस बच्चे के इम्यूनिटी के लिए भी उसको प्रोटीन मिलना जरूरी है। तो खाने में एज सच कुछ मना नहीं करते हैं, एक्सेप्ट और बहुत एक्सेसिव मीठा, स्पेशली डायबिटिक मदर्स के लिए, या बहुत ही ऑयली एंड फ्राइड फूड। अदरवाइज कैलोरी रिक्वायरमेंट एक लैक्टेटिंग मदर का प्रेग्नेंट मदर से भी ज्यादा होता है, लगभग 1800 किलो कैलोरी के आसपास। तो मदर जो भी खा रही है, खाती थी प्रेगनेंसी के दौरान, उसका 1.5 गुना उसे लैक्टेशन के समय खाना है। उसमें ये निश्चित करना होगा कि उसे सही अमाउंट में क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी प्रोटीन का मिले,
विटामिन मिलते रहें जो कि फ्रूट्स और ग्रीन सब्जियों से होता है, वो भी सही अमाउंट में मिले। प्लस कार्बोहाइड्रेट हम कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक संतुलित बैलेंस डाइट मदर को मिलना चाहिए।